So we'll start off with next chapter, that is AC circuits, or we will go through very basic ideas of AC circuits. तो धीरे धीरे एक एक करके लिंक बनाएंगे. सबसे पहले एसी सर्किट्स नाम में ही है ऐसे सर्किट जिसको तुमने एसी सप्लाई लगाया है. तो वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल सर्किट्स विच हैव एसी सप्लाई. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई दैट वी यूज, डीसी एंड एसी. इट डिपेंड्स ऑन आपका पर्पस क्या है, उस पर डिपेंड होगा कि आप कौन सा सप्लाई यूज करने वाले हो. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब करंट सप्लाई बेसिकली. नंबर वन इज डीसी, डायरेक्ट करंट. और ये जो डायरेक्ट करंट होता है इसमें एज यू मस्ट नो, जो डीसी सोर्स होता है, डीसी का जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज डज नॉट चेंज. पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज डज नॉट चेंज. पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज डज नॉट चेंज. मतलब क्या? मतलब ये फॉर एग्जाम्पल डीसी का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल इज सेल. जो आप सेल लेके आते हो उस सेल में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि कौन सा साइड पॉजिटिव और कौन सा साइड नेगेटिव है. तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट वन साइड इज पॉजिटिव व्हाइल द अदर इज नेगेटिव. तो डीसी सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिसमें वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज नहीं होता. वन साइड ऑफ द सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल द अदर इज ऑलवेज नेगेटिव. याद रखना. तो जिस सर्किट में तुमने डीसी सप्लाई लगाया है वहां पे करंट भी तुमको डीसी मिलेगा. डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट होता है यूनिडायरेक्शनल करंट. यूनिडायरेक्शनल करंट मतलब करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने ये सप्लाई एक सर्किट में लगा दिया. तो लेट अस कनेक्ट दिस सप्लाई इन अ सर्किट विद सम रेजिस्टेंस. मतलब एक कंडक्टर है बेसिकली, समझ लो. इसको हमने कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ अ कंडक्टर. कंडक्टर इज अ मेटल, और मेटल में एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है आयोन्स का, पॉजिटिव आयोन्स का. इसको पॉजिटिव आयन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कंडक्टर्स आर मेटल्स. मेटल्स आर एलिमेंट्स विच हैज वैलेंसी ऑफ लेस देन 4, 1, 2 या 3. तो जिस एलिमेंट के लास्ट शेल में, लास्ट ऑर्बिट में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो, दिस 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. लेकिन क्योंकि मेटल्स में जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कैन बिकम फ्री इजीली. थोड़ा भी एनर्जी मिला दे बिकम फ्री. थोड़ा भी एनर्जी कहां से मिलेगा? सराउंडिंग हीट से. तो कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको तुम फ्री चार्जेस भी बोलते हो. और जो बच गया, आपको पता है एटम इन जनरल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के गया तो कौन सा चार्ज ज्यादा है? पॉजिटिव. तो उसको बोलते हो पॉजिटिव आयन. तो जो मैंने डॉट दिखा के रखे हैं ना, ऑल दिस डॉट्स आर पॉजिटिव आयन्स. अब ये पॉजिटिव आयन्स, इनके पास थर्मल एनर्जी नहीं है ऐसा नहीं है, इनके पास भी थर्मल एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन के पास भी थर्मल एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैन मूव क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है. और जो बच गए पॉजिटिव आयन्स, उनके पास क्या क्या है? उनके पास न्यूक्लियस है और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है. मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस. तो जिसके पास न्यूक्लियस है उसका मास ज्यादा है. तो पॉजिटिव आयन्स के पास क्या है? न्यूक्लियस है, तो उसका मास क्या है? ज्यादा है. तो दे कैन नॉट मूव. तो वो यहाँ वहां मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी होने की वजह से दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग. नाउ व्हेन यू कनेक्ट अ सेल, जिसको तुम डीसी सोर्स बोलते हो, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. तो इलेक्ट्रॉन का मोशन नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव है. तो सर्किट में दिखाते वक्त हम हमेशा ऐसा दिखाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू शो ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ करंट.
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डीसी सोर्स में क्योंकि वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज नहीं होता, मतलब वन एंड ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, while the other end is always negative, while the other end is always negative. And because of this, electrons start moving from negative terminal toward positive terminal, and hence the direction of conventional current is from positive to negative. तो यहाँ पे कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल करंट, सिंगल डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल करंट। और एक छोटा सा कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। व्हेन आई से वन एंड ऑफ द सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल द अदर इज ऑलवेज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स में ना पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा अलग भी होता है। अगर मेरे पास दो प्लेट्स है, एक का वोल्टेज 0 वोल्ट है, मतलब एक का पोटेंशियल 0 वोल्ट है और दूसरे का 10 वोल्ट है, तो आप 10 वोल्ट के प्लेट को बोलते हो पॉजिटिव और 0 को बोलते हो नेगेटिव। तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये है कि कंपेयर टू द अदर प्लेट द पोटेंशियल इज लेस। ऐसा भी हो सकता है कि एक का 10 वोल्ट है, एक का 5 वोल्ट है, फिर भी तुम जो 5 वोल्ट का प्लेट है उसको नेगेटिव बोलोगे और 10 वोल्ट को क्या बोलोगे, पॉजिटिव। ये छोटे छोटे चीजें याद रखना अब इसके आगे, करेक्ट। देन एसी सप्लाई में क्या होता है और एसी सप्लाई क्यों यूज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो हमारे घर में सप्लाई जो आता है वो कौन सा है, एसी है, अल्टरनेटिंग सप्लाई है। यू नो व्हाई एसी, व्हाई नॉट डीसी? तो ठीक है, पहले मैं बताता हूँ कि एसी मतलब क्या। तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। देन we'll try to figure out what is the reason behind supply is AC। देखते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पे ना जैसे डीसी में पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज डज नॉट चेंज, यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज इज चेंजिंग, इज वेरिंग। और ये इसका एग्जाम्पल हमने देखा था साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में हमने दो डी, याद है क्या साइक्लोट्रॉन? यू हैड टू डीज, टू hollow metallic D-shaped chambers, they were connected by alternating source। और अल्टरनेटिंग सोर्स को हम लोग सर्कल के अंदर एक साइन वेव दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं बताता हूँ, आज ही समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा नोटेशन क्यों देते हैं उसको। और डीसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा प्लेट एक छोटा प्लेट, मतलब वन बिग लाइन वन स्मॉल लाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये होता है डीसी का सिंबल, वो होता है एसी का सिंबल। जब भी तुम डीसी का सिंबल दिखाते हो, तुम एक प्लेट को हमेशा पॉजिटिव और एक को हमेशा नेगेटिव, लेकिन जब तुम अल्टरनेटिंग सोर्स दिखाते हो तुम कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते, क्योंकि पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज इज चेंजिंग, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मतलब अगर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अनलाइक द प्रीवियस केस वन एंड ऑफ द सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हाइल द अदर इज ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमेशा पोलैरिटी ऑसिलेट होता रहेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में। तो पोलैरिटी ऑफ द सप्लाई इज नॉट फिक्स्ड, is not fixed, it keeps on varying basically। good। तो मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के दिया आपको नोट्स में देखो क्या लिखा है। we know that there are two types of electricity supply। पहला है डीसी, the direct current which has fixed polarity of voltage, the positive and negative ends of the power supply are fixed। दूसरा है AC, the alternating current for which the polarity of the voltage keeps changing periodically after a certain interval of time। हर बार इक्वल टाइम के बाद चेंज होगा। पहले पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अगर मान लो 1 सेकंड के बाद ये नेगेटिव हुआ, तो अगले 1 सेकंड में वापस से क्या होगा, पॉजिटिव। ये सेकंड मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि हमको पता होना चाहिए। हमने देखा था साइक्लोट्रॉन में 1 सेकंड में 10⁷ टाइम्स 10 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी था उसका। हमारे घर में जो सप्लाई आता है ना, उसका 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार पोलैरिटी चेंज होता है। अब इससे क्या होगा वो सोचो, और ये क्यों चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
See what happens is, again I'll take the example of a conductor. कंडक्टर का एग्जांपल लोगे तो अच्छे समझ में आएगा कि अल्टरनेटिंग करंट चाहिए क्यों. So again in the conductor you have the same situation. You have positive ions. So you have positive ions and you have positive ions को तुम bound charges भी बोलते हो. Remember this. They are called as bound charges because they cannot go from one place to another. And you have free electrons. And you have free electrons. अब तक तुम कर क्या रहे थे? अब तक तुम डीसी सप्लाई लगा रहे थे. अब तुम लगा दोगे एसी सप्लाई. एसी सप्लाई में सप्लाई का पोलैरिटी फिक्स नहीं होता है. तो यहाँ पे यू मस्ट नो ये अल्टरनेटिंग सोर्स है. अब होगा क्या? होगा ऐसा कि जब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन आगे गया ही था, पोलैरिटी चेंज हो गई. फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वापस आए. फिर वापस क्या हो गया? पोलैरिटी चेंज हो गया. इलेक्ट्रॉन गया आगे. फिर वापस क्या हुआ? पोलैरिटी चेंज हो गया. फिर वापस इलेक्ट्रॉन आ गया पीछे. तो इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन परफॉर्मिंग दिस ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो, राइट. तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा? राइट टू लेफ्ट. जब इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहा है तो यहाँ पे ना करंट का डायरेक्शन होता है दो, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल. तो अगर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इफ इट इज मूविंग अदर वे राउंड, तो करंट का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट. यहाँ पे रिमेंबर, इन एन एसी सोर्स, in an AC source current is not unidirectional, it is bidirectional. Because source का polarity change हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन टू एंड फ्रो करता रहेगा. इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट गया तो करंट लेफ्ट टू राइट है. इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गया तो करंट राइट टू लेफ्ट है. तो यहाँ पे एसी सर्किट्स में, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है एसी सर्किट्स, तो तुम एसी सर्किट्स में कभी भी ये देखोगे नहीं कि हमने करंट का डायरेक्शन दिखाया है, नहीं दिखाया. हम लोग कभी भी ये भी देखेंगे नहीं कि हमने वोल्टेज का भी पोलैरिटी दिखाया. तो दैट इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी. तो डीसी सर्किट में यू हैव टू शो व्हिच टर्मिनल ऑफ द सप्लाई इज पॉजिटिव, व्हिच इज नेगेटिव, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. इन एसी सर्किट यू डोंट हैव टू शो डायरेक्शन ऑफ करंट और इवन पोलैरिटी. है तो क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज कि एसी सप्लाई की जरूरत क्या है, और हमको एसी घर में हमारे या फिर कहीं पे भी इंडस्ट्रीज में, कहीं पे भी कमर्शियल यूज हो, रेसिडेंशियल यूज हो, कुछ भी हो, हमको एसी सप्लाई करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई? कन्वर्ट क्यों करूं मैं? अगर मुझे डीसी चाहिए तो डायरेक्ट डीसी मंगा लेता ना. तो डीसी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू एसी. वो देखोगे तुम, वो भी हो सकता है. लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं उसको. तो बेसिकली होता क्या है, इफ यू रिमेंबर, सपोज एग्जाम्पल, और आपको ये देख छोटे छोटे चीजें हैं जो साइंस के साथ आपको कनेक्ट करेंगे. आज से 15-20 साल पहले हमारे यहाँ पे ना एक फिक्स दिन था जब पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था. सैटरडे, ऑल सैटरडे इट यूज्ड टू बी लाइक ब्लैंक. क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे सिटी के आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ही नहीं था. और ज्यादा दूर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको यहाँ तक लाना, पहली बात तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगा पड़ेगा, वायर वायर डालना पड़ेगा. नंबर 2, प्रॉब्लम इज आई स्क्वायर आर लॉस. तुमको पता है 11th स्टैंडर्ड में तुमने करंट रिलेटिविटी में सीखा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो जितना दूर से तुम ला रहे हो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है. और ज्यादा रेजिस्टेंस होने का मतलब पता है क्या होता है? मोर नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. एंड मोर नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब होता है मोर हीट इज जनरेटेड. मोर हीट इज जनरेटेड का मतलब होता है मोर लॉस. उसको बोलते हैं हम लोग आई स्क्वायर आर लॉस. तो जितना ज्यादा दूर से तुम इलेक्ट्रिसिटी को लाओगे उतना ही ज्यादा लॉस होगा. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां से तो हमने 100 जूल का एनर्जी सप्लाई किया था और हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते 50 जूल गया है. तुमको पता है व्हाट इज द यूनिट दैट वी यूज? 1 किलोवाट आवर. तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हमारे घर में सप्लाई कर दिया सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते आधा तो लॉस ही हो गया. प्रॉब्लम है ना, हाफ इज गॉन, राइट. बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई इससे. फिर
बोर्ड तो बोलेगा हमने तो इतना एनर्जी दिया, तुमने तो उतना बिल भरना चाहिए। तो बोलोगे पहुंचा आधा मेरे पास, व्हाई शुड आई पे पूरा? दैट इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो प्रॉब्लम ये है कि आई स्क्वायर आर लॉस। तो डीसी करंट में प्रॉब्लम ये होता है कि जितना दूर इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है उतने ज्यादा कोलिजन करना है। जितने ज्यादा कोलिजन करेगा उतना ही ज्यादा लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एसी से क्या हुआ? एसी से ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करने कहाँ देना है, थोड़ा बहुत होगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन आर रिड्यूस्ड। तो एसी सप्लाई में देर इज लेस लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस। इसके लिए हम लोग नॉर्मली एसी सप्लाई करते हैं। और एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, हमारे घर में जो डिवाइस होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिवाइस दे वर्क ऑन डीसी। फिर एसी से डीसी में हम लोग कन्वर्ट कर ही लेते हैं यूजिंग रेक्टिफायर। तो चैप्टर नंबर 16 में आएगा आपको बराबर। और एक चीज थी, हमारे घर में जो सप्लाई आता है ना वो 230 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट जो काम करते हैं, पहली बात तो वो होते हैं डीसी पे काम करने वाले, और वो होते हैं मोस्टली लो वोल्टेजेस पे काम करने वाले। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा? पहले तो ट्रांसफार्मर लगाओगे जो एसी, हायर एसी को लोअर एसी में कन्वर्ट करेगा। राइट? राइट, हमने कल ही देखा ना, कल या परसों देखा हमने, 2-3 दिन पहले जो भी था, ट्रांसफार्मर का काम किया स्टेप डाउन या स्टेप अप करने का। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके हम 230 वोल्ट को कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स दैट यू विल सी इन चैप्टर नंबर 16। तो तब उसकी बात होगी। नाउ लेट अस फोकस ऑन एसी सर्किट्स ओनली। तो सबसे पहले बेसिक ये पता होना चाहिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, एसी एंड डीसी। DC is direct current in which the polarity of voltage does not change with time, it remains fixed. Number two is AC supply in which the polarity of the voltage changes periodically. अब एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि हमको एक टॉपिक देखना है विच इज एसी जनरेटर्स। ये एसी जनरेटर मतलब एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज हम लोग प्रोड्यूस कैसे करेंगे, वो तो आपको दिया है 12th नंबर चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, लेकिन उसका काम यहाँ पे है। तो दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट इट पेंडिंग। तो हम लोग किसी भी सप्लाई को एसी कैसे बनाते हैं, हाउ डू यू जनरेट एसी सिग्नल्स, we will learn in this topic how to generate AC signals, and definitely it is based on electromagnetic induction। मतलब फ्लक्स चेंज होना चाहिए लिंक विद द कॉइल, वो देखेंगे और उसका ग्राफ भी देखेंगे। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वी हैव सम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, दैट इज नन ऑफ आवर इंटरेस्ट। हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया होगा, कुछ तो यूज किया होगा, वहां से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड में वी विल कीप अ कॉइल, और रिमेंबर, लेट अस टेक a rectangular coil and remember this coil has n number of turns। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन मैं यहाँ पे डायग्राम कंफ्यूजिंग नहीं हो इसके लिए एक सिंगल टर्न बता रहा हूँ। तो हमारे पास है एक कॉइल which is kept in an external uniform magnetic field and this coil has n number of turns। इसमें बहुत सारे टर्न्स है, तो यू नीड टू रिमेंबर। इसमें एक्चुअली ऐसा सिचुएशन था, you have large number of turns, you have large number of turns, something like this, okay? But again, as I told you, for simplicity, not to get confused, I will draw only one turn here, right? Or there is axis of this coil, axis of the coil, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। axis of coil is not rotational axis here। Axis of coil is a straight line passing through the center and it is in the plane of the coil। तो ये axis of coil है, this is axis of coil। Remember, ये coil का axis है, ये magnetic field का डायरेक्शन नहीं, वो तो मैंने पहले बता दिया। तो अब हम दिखा देंगे साथ में मैग्नेटिक फील्ड। तो एज यू कैन सी, इनिशियली हमने कॉइल को और मैग्नेटिक फील्ड को कैसा रखा, परपेंडिकुलर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया ऑफ द कॉइल? 0। वेरी गुड, यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते हैं। तो बोलते हैं कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल का एक्सिस है, तो एंगल कितना हो गया, 90। 90 नहीं हुआ। आपको कभी भी
कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल निकालना हो तो सबसे पहले कॉइल पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे कॉइल पे ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, तो ये मिल गया हमको एरिया का डायरेक्शन। एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दे हैव द सेम डायरेक्शन। तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन इनिशियली। अभी मैं कॉइल को रोटेट करूंगा, रोटेट करना बाकी है। तो हमने इनिशियली ए बार और बी बार में एंगल रखा है 0। तो व्हाट इज द इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल? बी बार डॉट ए बार, गलत, एन बी बार डॉट ए बार। मैंने इससे पहले बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स, ओनली फॉर सिंपलिसिटी आई एम शोइंग ओनली वन टर्न। तो एन बी बार डॉट ए बार, तो ये आ जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा इज 0 तो cos 0 इज 1। तो इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज NBA। हमको इस फॉर्मूला का इस टॉपिक में कुछ भी यूज नहीं है, सिर्फ बताया क्यों, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनिशियल फ्लक्स, तो व्हाट विल बी द फाइनल फ्लक्स। अब क्या करेंगे, अब हम इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे। तो विल मेक दिस कॉइल रोटेट इन दिस फील्ड। तो अब ये जो कॉइल है, इट इज गोइंग टू रोटेट। हमने इस कॉइल को रोटेट करवा लिया, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं मैं जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो हमने इस कॉइल को रोटेट करवा दिया, तो कॉइल हो गया रोटेट। इमेजिन द कॉइल इज नाउ एट अ डिफरेंट ओरिएंटेशन। जब भी आप एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाओगे तो क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, वेरी गुड। ऑल्सो इफ यू सी, पहले जो कॉइल को परपेंडिकुलर था उसका और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, सेम। अब सेम नहीं है, नाउ इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। द नॉर्मल ड्रॉन टू द coil makes some angle theta with external magnetic field। और ये जो हम लोग कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं, I'll just show it with the help of an example here। तो ये था कॉइल, ये था मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल। मैग्नेटिक फील्ड में और कॉइल को नॉर्मल में एंगल कितना है, 0। ये था इनिशियल, इनिशियल फ्लक्स इज NBA। अब तुम कॉइल को कर रहे हो रोटेट, तो यू सी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही है, लेकिन नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो व्हाट इज द एंगल एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, थीटा। अब थीटा के लिए उसका भी रीजन है। अब मैं जब कॉइल को रोटेट करूंगा, व्हेन आई रोटेट द कॉइल, इट विल हैव सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, होगा ना। अब जब कॉइल को रोटेट करोगे तो कुछ वेलोसिटी के साथ रोटेट होगा ना वो। तो लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द कॉइल इज रोटेटेड। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी था उसको ओमेगा बोल देंगे। तो लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी, with which the coil is rotated। करेक्ट, ओके। अब अगर कॉइल रोटेट हो रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है, और अगर आपको बेसिक्स याद है रोटेशनल डायनामिक्स का या तो सर्कुलर मोशन का, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा क्या आएगा, ओमेगा टी। तो ये जो थीटा तुमने लिखा है ये है ओमेगा टी, मतलब ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगा वैसे वैसे एंगल भी चेंज होगा, राइट। तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, at a certain instant of time, the flux linked with the coil, the flux linked with the coil is, so of course same formula again, what is flux, n b bar dot a bar, मतलब n b a cos theta, मतलब फ्लक्स इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर, इनिशियल फ्लक्स था एनबीए क्योंकि एंगल था तब 0। ये फ्लक्स है एनबीए कॉस ओमेगा टी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे मतलब विद टाइम कॉइल आल्सो रोटेटिंग, कॉइल तो एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट।
Since the flux linked with the coil is changing, what will be induced? EMF. Therefore, EMF induced in the coil. EMF induced in the coil is given by Lenz's law. What is Lenz's law? E equal to minus d phi by dt. So E equal to minus d dt of phi, that is NBA cos of omega t. तो E इक्वल टू माइनस एन कांस्टेंट, क्योंकि तुमने एक बार कॉइल बना लिया खत्म। नंबर ऑफ टर्न्स तुम चेंज नहीं करते, तुम एरिया भी चेंज नहीं करते हो, तो एन और ए तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड तुम चेंज कर ही नहीं रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो एन बी ए ये सब कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, वो कितना होता है? ओमेगा। तो E equal to minus NBA, derivative of cos omega t is minus omega sin omega t, minus minus plus, तो E equal to हो गया NBA omega sin omega t, करेक्ट, राइट। अब तक हम जितने भी सप्लाई की बात कर रहे थे, वहां पे कहीं पे भी साइन कॉस नहीं आया था। यहाँ पे पहली बार तुम देख रहे हो कि ईएमएफ में क्या आया? साइन। और हमको पता है व्हाट इज साइन वेव एंड हाउ इट लुक्स लाइक। मैं वापस ड्रॉ करने वाला हूँ, अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। साइन वेव कैसा दिखता है? दिखता है ना ऐसा? मैथ में प्लॉट किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी कर लेना फिर, दिस इज समथिंग दैट यू विल नीड। तो क्योंकि ईएमएफ साइन पे डिपेंड करता है और साइन वेव अल्टरनेटिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ईएमएफ भी क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब मैं वापस ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ दिस अगेन, बट पहला जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करने दो। चलो ठीक है, आई विल जस्ट कीप इट हियर अगेन। ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? साइन। और आपको आइडिया तो मिल गया होगा, अगर आपको साइन कोसाइन अच्छे से पता है, तो साइन वेव हो या कोसाइन वेव हो, क्या होता है? जीरो वैल्यू होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर जीरो होती है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होती है, फिर जीरो होती है, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम होती है। तो अगर ईएमएफ साइन पे डिपेंड करता है, तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज, उसमें भी ऐसा होने वाला है, जीरो मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो वापस से पॉजिटिव मैक्सिमम, वापस से जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम। तो ईएमएफ की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। वेरी गुड। तो हमको फाइंड करना है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड। इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू जिसको तुम एम्पलीट्यूड बोलते हो वेव का, यहाँ पे उसको बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पीक मतलब एम्पलीट्यूड। तो एज यू कैन सी, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन साइन, तो ईएमएफ विल बी मैक्सिमम इफ साइन इज मैक्सिमम। ईएमएफ विल बी मैक्सिमम इफ साइन ओमेगा टी इज मैक्सिमम, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस वन। ऑफकोर्स प्लस माइनस दोनों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम होगा, लेकिन फिलहाल मेरे को सिर्फ मॉड से मतलब है। ओके, तो देयरफॉर ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, हमने साइन की वैल्यू क्या डाल दी? वन। तो क्या बचा? एन ए बी ओमेगा। इसका मैं नाम चेंज करके इसको अगली बार से ई मैक्स बोलूंगा या फिर ई नॉट बोलूंगा, बराबर। मोस्ट ऑफ द बुक्स विल यूज ई नॉट। तो ई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, what I can write is E equal to एन बी ए ओमेगा क्या है? ई नॉट। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको ई जीरो नहीं रीड करते, ठीक है, तुम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ई नॉट बोलते हैं, वो है ई जीरो बट कॉल्ड ई नॉट एनीवेज। तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर आप देखोगे सेकेंड टॉपिक इंट्रोडक्शन के बाद का आपके नोट्स में एसी जनरेटर डायरेक्ट लिखा है, वी नो दैट ईएमएफ ऑफ एसी जनरेटर इज गिवन बाय ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, करेक्ट। तो ऐसा आता है। तो वापस एक बार समझ लो, बहुत बहुत बेसिक आइडिया है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था,
उसमें हमने एक कॉइल लिया, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से मैंने एक ही टर्न शो किया है, जस्ट फॉर टू कीप दिस डायग्राम सिंपल। इनिशियली magnetic field or normal drawn to the coil were in the same direction, मतलब initial angle between a bar and b bar was zero, so initial flux linked with the coil is n b bar dot a bar, मतलब nba cos थीटा हो गया 1, तो इनिशियल फ्लक्स इज nba। अब हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगा, फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल आल्सो चेंज, राइट? तो एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, the flux linked with the coil is n b bar dot a bar, मतलब nba cos theta, but theta क्या है? ओमेगा t। तो क्या आ गया? nba cos ओमेगा t, that is the flux linked with the coil at certain instant of time। क्योंकि कॉइल तो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा ना वो फ्लक्स, अगले इंस्टेंट पे चेंज हो जाएगा, उससे अगले इंस्टेंट पे वापस चेंज हो जाएगा, राइट? गुड। फिर क्योंकि फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज चेंजिंग, ईएमएफ विल इंड्यूस, दैट इज माइनस डी फाई बाई dt। तो माइनस डी dt ऑफ NBA cos ओमेगा t, NBA कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t आता है माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ईएमएफ इंड्यूस इज NBA ओमेगा sin ओमेगा t। और क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये साइन पर डिपेंड करता है, मतलब क्योंकि साइन ऑल्टरनेटिंग है तो ईएमएफ भी ऑल्टरनेटिंग है। मतलब जैसे साइन की वैल्यू हाफ साइकिल में पॉजिटिव, फिर हाफ साइकिल में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो यहाँ पे ईएमएफ भी क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? और जब ईएमएफ साइन वेव जैसा दिखता है, तो जैसे साइन का एक मैक्सिमम वैल्यू आता है, वैसे ईएमएफ का भी वैल्यू मैक्सिमम आएगा। कब मैक्सिमम आएगा? जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो अगर मुझे ईएमएफ का पीक वैल्यू फाइंड करना है, पीक वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? मैं साइन की वैल्यू को 1 कर दूंगा, तो ई नॉट क्या आ जाएगा? एन बी ए ओमेगा। इसको फिर इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ए जीरो साइन ओमेगा टी। तो जो एसी वोल्टेजेस होते हैं ना, उसका ईएमएफ दिखता कैसा है? ई जीरो साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी भी दिख सकता है, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल तो अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इट इज ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब इसको प्लॉट भी कर लेते हैं, क्योंकि आगे के सारे टॉपिक इस चैप्टर के और इवन सेमीकंडक्टर का पहला टॉपिक, उसमें आपको ग्राफ समझ में आने चाहिए। तो लेट अस प्लॉट अ ग्राफ। अब यहाँ पे जो तुम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे तुम थीटा भी प्लॉट कर सकते हो या तुम ओमेगा टी भी प्लॉट कर सकते हो, इट इज अप टू यू। यू कैन प्लॉट एंगल और फेज, दोनों में से कोई भी एक, और यहाँ पे ईएमएफ प्लॉट करेंगे। क्योंकि ईएमएफ साइन वेव है तो तुमको तो पता होना ही चाहिए, व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। व्हाट इज साइन 91? मतलब साइन की वैल्यू मैक्सिमम, तो ईएमएफ की वैल्यू ई जीरो मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे ई जीरो नोट कर देता हूँ, वो 90 पे आएगा। कहाँ पे आएगा? 90 पे। मतलब ये हो गया जीरो एंगल, ये हो गया 90, मतलब पाई बाई 2। तुमको 90 देखना तो 90 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? उसके बाद व्हाट इज साइन ऑफ 180? जीरो। तो ये आ गया वापस से जीरो, 180। व्हाट इज साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, मतलब 270? -1। -1 अगर साइन होगा तो ईएमएफ माइनस ई जीरो होगा, वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा, मतलब ये 270 पे आएगा। व्हाट इज साइन ऑफ 360? जीरो। साइन ऑफ 2 पाई इज जीरो, तो वापस से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 360। जब तुम कनेक्ट करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, राइट? तो हमने कुछ नहीं किया, हमने वाई एक्सिस पे ईएमएफ और एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी या थीटा प्लॉट कर दिया। और व्हाट वी हैव डन इज हमने साइन की अलग अलग वैल्यू ले ली। फॉर एग्जांपल हमने ओमेगा टी की वैल्यू जीरो ली, तो साइन जीरो इज जीरो, तो ई क्या आ गया? जीरो। तो साइन ओमेगा टी जीरो पे ई की वैल्यू जीरो चाहिए। ओमेगा टी की वैल्यू जीरो थी तो ई की वैल्यू जीरो थी। ओमेगा टी की वैल्यू 90 ले ली, व्हाट इज साइन 90? 1। तो ई क्या आ गया? ई जीरो। तो 90 डिग्री पे ई इज ई जीरो। उसके बाद मैंने ओमेगा टी की वैल्यू 180 ले ली, साइन ऑफ 180 इज जीरो, तो ई इक्वल टू जीरो, जीरो। फिर मैंने ओमेगा टी की वैल्यू 270 ले ली, साइन ऑफ 270 इज -1, तो माइनस ई जीरो, तो माइनस ई जीरो। तो ये माइनस नेगेटिव पीक आ गया ये। फिर 2 पाई मतलब 360, साइन 360 जीरो, तो वापस से
0। करेक्ट, क्लियर है? गुड। अब अगर ईएमएफ अल्टरनेटिंग है तो करंट क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा, क्योंकि ईएमएफ अल्टरनेटिंग मतलब एक हाफ साइकिल में ईएमएफ पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तो करंट भी क्या होगा? करंट भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा, राइट? तो करंट अगर आप देखोगे ना, करंट वेव अगर आप देखोगे तो करंट का वेव भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ईएमएफ का पीक वैल्यू ये करंट के पीक वैल्यू से ज्यादा है, वो हम शो करेंगे अब। ये शो दिस, तो ये आ जाएगा आपका I0, वेर I0 इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये आ जाएगा -I0, वेर -I0 इज नेगेटिव पीक ऑफ करंट। है तो क्लियर? अगर सप्लाई मतलब वोल्टेज अल्टरनेटिंग है तो करंट भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग, सही है। लेकिन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये पीक वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा होता है, बराबर? तो पीक वैल्यू ऑफ करंट तुमको नीचे दिखेगा और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज तुमको ऊपर दिखेगा। यहाँ तक क्लियर? ये करेक्ट है, लेकिन ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक तुम क्या कर रहे थे? अब तक तुम एक सर्किट लेते थे, हमने आज ही वैसा किया। इफ यू सी, वी टेक अ सर्किट, सर्किट में हमने कंडक्टर लगाया, कंडक्टर के पास क्या है? रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली तुम सप्लाई, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, किसको कनेक्ट करते हो? रजिस्टर को। किसको करते हो? रजिस्टर को, बराबर? लेकिन इसके आगे हम सात सात अलग अलग टाइप के सर्किट हमको सीखने हैं। नाम है ना एसी सर्किट्स। एसी सर्किट बोला क्या? नहीं, एसी सर्किट्स मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स। तो पहला सर्किट है एसी सप्लाई कनेक्टेड टू अ प्योर रजिस्टर। हमारे पास एक प्योर रजिस्टर था, मतलब एक कंडक्टर था, उसका रेजिस्टेंस है, उसको हमने एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया ना, ये ग्राफ है व्हेन एसी सर्किट इज कनेक्टेड, एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू प्योर रेजिस्टेंस, करेक्ट? दूसरा केस, यू कैन कनेक्ट एसी सप्लाई टू एन इंडक्टर। क्या है व्हाट इज इंडक्टर? कॉइल। मैंने बताया था आपको कि कॉइल को इसके आगे कॉइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि उसमें इंडक्टेंस होता है, राइट? तो तुम एसी सप्लाई को इंडक्टर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। उस केस में ग्राफ ऐसा नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा बताता हूँ वापस से, थोड़ी देर रुको, पहले समझ लो कि कौन से सर्किट्स है। यू कैन कनेक्ट एसी सप्लाई टू कैपेसिटर, राइट? उसमें भी ग्राफ ऐसा नहीं दिखेगा। तो एक केस में तुम एसी सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हो रजिस्टर के साथ, एक में तुम कर रहे हो इंडक्टर के साथ, एक में तुम कर रहे हो कैपेसिटर के साथ। तुम अगर देखोगे फेजर डायग्राम के बाद, फेजर एंड फेजर डायग्राम के बाद है, ये 3-4 टॉपिक लाइन में दिखेंगे तुमको। क्या लिखा हुआ है? एसी कनेक्टेड टू प्योर रजिस्टर, एसी कनेक्टेड टू प्योर इंडक्टर, एसी कनेक्टेड टू प्योर कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर। इसके बाद है एलसीआर सर्किट। मैंने बताया था टोटल 7 टाइप के सर्किट है, तो 3 ही हुए ना। एसी कनेक्टेड टू रजिस्टर, एसी कनेक्टेड टू इंडक्टर, एसी कनेक्टेड टू कैपेसिटर, एसी कनेक्टेड टू, ये जो 3 है ना, एल सी और आर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, इसमें से तुम दो दो भी लगा सकते हो। तो यू कैन हैव अ सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस है और इंडक्टर है, उसको एलआर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलआर। ऐसा सर्किट भी है जिसमें रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, आरसी सर्किट। ऐसा भी होता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटेंस हो, उसको बोलते हो एलसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी में, इस चैप्टर के आखिरी में तुमको दिखेगा एलसी ऑसिलेशंस। तो यू विल हैव अ सर्किट इन विच यू हैव ओनली इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एलसी ऑसिलेशन नाम का टॉपिक आएगा, होगा कहीं, तो नहीं होगा तो बाद में देख लेंगे, बट है, इट इज देयर। उसके बाद ये 6 हो गए, बराबर? अब थोड़ा तुम प्रैक्टिकली सोचो। इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, नंबर 1, क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हो ना, तो बहुत सारे सर्किट्स आते हैं, और हर एक पर्टिकुलर सर्किट का एक काम है, समझेगा आगे जाके। कई जगह पे आपको एक ही सर्किट में ऐसा चाहिए कि सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसी सर्किट में आपको अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऐसा चाहिए कि सिर्फ कैपेसिटर है, उसी सर्किट में इट इज रिक्वायर्ड एट सर्टन अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर सम अदर पर्पस दैट इज ओनली इंडक्टर। उसी सर्किट में यू मे नीड इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यू मे नीड इंडक्टर एंड रजिस्टर, यू मे नीड रेजिस्टेंस एंड
हम लोग क्या करते हैं, तीनों लगा देते हैं। तो पहली बात तो जगह कम लगेगी, तीनों लगा दिए मैंने। मैंने इंडक्टर भी लगा दिया, मैंने कैपेसिटर भी लगा दिया, मैंने रजिस्टर भी लगा दिया। उसको बोलते हो LCR। तो एक ही सर्किट LCR ये सारे काम करता है, 7 सर्किट की जगह पे एक सर्किट। सिर्फ याद रखो, आएगा धीरे धीरे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये डायग्राम है फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब आपको पता होगा कि कोई भी सर्किट हो उसमें रेजिस्टेंस होता है, और आपको ओम्स लॉ भी पता होगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल टू, तो E इक्वल टू I। तो व्हाट इज I? E बाय R। लेकिन E खुद क्या था? E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। तुम E0 को, जो वोल्टेज का EMF का पीक वैल्यू था, किसी से डिवाइड कर रहे हो, तो ये नंबर छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा। इसको मैं बोल दूंगा I0 साइन ओमेगा टी, वेयर I0 इज E0 बाय R। तो I0 E0 से छोटा है कि बड़ा है? I से छोटा दिखा है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज लेस देन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्योंकि नॉर्मली रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से कम होती नहीं है। तो रेजिस्टेंस इज नॉर्मली ग्रेटर देन 1, राइट? क्योंकि रेजिस्टेंस तो हम लोग 100, 200, 500, 1000, 10,000 का भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। यहाँ तक क्लियर? अब अगर आप नोटिस करोगे आपके नोट्स में एसी जनरेटर में ही, वो जो एसी जनरेटर नाम का टॉपिक है ना, उसमें आपको लिख के दिया है, इन एन एसी सर्किट E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ तो नहीं आया प्लस अल्फा। तो अब ये प्लस अल्फा या माइनस अल्फा कब आता है और कब नहीं आता है, ये जनरल इक्वेशन। ये जो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये जनरल इक्वेशन है। अल्फा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 हुई तो तुम यहाँ आ गए। अब इसका मतलब क्या, वो भी समझ लो। मैंने आपको अभी बताया कि हमको मेजरली 3 टाइप के सर्किट सीखने हैं, विथ रेजिस्टेंस, विथ इंडक्टेंस एंड विथ कैपेसिटेंस। अब डीसी और एसी में मेन डिफरेंस क्या है? डीसी और एसी, डीसी सर्किट में क्या था कि तुमने जैसे सोर्स लगा दिया, मतलब जैसे तुमने वोल्टेज कनेक्ट किया, बैटरी लगाई, इमीडिएटली करंट स्टार्ट फ्लोइंग। तुमने यहाँ पे सर्किट में बैटरी लगाया, करंट चालू हो गया। इसको बोलते हैं नो लीड नो लैग। मतलब करंट और वोल्टेज बोथ आर इन फेज। जैसे तुमने बैटरी लगाई, मतलब वोल्टेज लगाया, सप्लाई दिया, इमीडिएटली क्या हुआ? करंट आया। एसी में वैसा नहीं होता है। एसी में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें तुमने जैसे ही ईएमएफ का सोर्स लगाया, इमीडिएटली करंट मिल गया, उसको बोलते हैं नो लीड नो लैग। तो नो लीड नो लैग में हमेशा तुमको करंट का पीक और वोल्टेज का पीक सेम जगह पे दिखेगा। क्या बोलते हैं इसको? नो लीड नो लैग। अगर नो लीड नो लैग है तो कोई आगे पीछे नहीं है। अगर कोई आगे पीछे नहीं है, तो ईएमएफ में अगर ओमेगा टी है, तो करंट में भी ओमेगा टी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जब तुमको ऐसा दिख जाए, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दैट? देयर इज नो लीड नो लैग। मतलब करंट एंड ईएमएफ बोथ आर रनिंग टुगेदर, राइट? ऐसा कौन सा सर्किट में होता है? रेजिस्टिव सर्किट में होता है, जिस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस। ऐसा भी हो सकता है कि ईएमएफ इज लीडिंग बट करंट इज लैगिंग। ऐसा होता है। वो होता है शायद इंडक्टिव सर्किट में, वो हम देखेंगे बाद में। तो जब आप एक इंडक्टर को एक प्योर एसी कनेक्ट करते हो, तो तुमने सप्लाई तो लगा दिया, लेकिन करंट तुमको इंस्टेंटली नहीं मिलता है, तुमको करंट मिलता है थोड़ी देर से। उस केस में कौन लीड कर गया? ईएमएफ। कौन लैग कर गया? कौन लीड कर गया? कौन लैग कर गया? तो उसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो तुम प्लस अल्फा इधर लिखो और करंट में कुछ मत लिखो। तुमने ईएमएफ में प्लस अल्फा लिखा, तुमने ईएमएफ में प्लस अल्फा लिखा, मतलब ईएमएफ इज लीडिंग, और तुमने करंट में कुछ नहीं लिखा, करंट इज लैगिंग। या फिर एक काम करना, हाँ माइनस, या तो तुम यहाँ पे माइनस दिखा दो, यू कैन शो माइनस हियर,
एंड डू नॉट शो एनीथिंग इन द ईएमएफ। तो कौन लीड कर रहा है? ईएमएफ। कौन लैग कर रहा है? करंट। तो ईएमएफ अगर लीड करे, ईएमएफ अगर लीड करे, करंट लैग करे, तो उसको लिखने के भी दो तरीके हैं। ईएमएफ लीड कर रहा है तो यहाँ पे प्लस अल्फा लिखो और करंट में कुछ मत लिखो, या तो यहाँ कुछ मत लिखो और करंट में क्या लिखो? माइनस। क्योंकि आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होता है, माइनस कहाँ से आया, प्लस कहाँ से आया, कुछ नहीं है, सिंपल थिंग। उल्टा, कोई कोई सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, ईएमएफ लैग करता है। तो करंट लीड करेगा तो क्या लिखोगे? और वहां पे कुछ नहीं लिखोगे, या फिर क्या करोगे? इधर लिखोगे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे। राइट, गुड। तो इन जनरल मैंने ये सारों को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बना के रख दिया यहाँ पे। तो इन जनरल ईएमएफ इज E0 sin ओमेगा टी एंड करंट इज I0 sin of ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, नो लीड नो लैग इन फेज, सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव होना अल्फा की वैल्यू, ईएमएफ लैग करना, करंट लीड करना, वो होता है नॉर्मली कैपेसिटिव सर्किट में। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो करंट लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है तो वो लीड कर रहा है ईएमएफ लीड, वो नॉर्मली होता है इंडक्टिव सर्किट्स। यहाँ तक क्लियर? गुड, याद रहेगा, पक्का पक्का। तो वी कैन नाउ जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक होगा शायद मीन वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यूज एंड आरएमएस वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, उसके बाद फिर आरएमएस। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी, वेरी गुड। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब वापस ध्यान है यहाँ पे, मैं वापस बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो गए काम से। देखो हो क्या रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि एसी की जब बात करते हो ना, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जब बात करते हो, तो एसी सिग्नल जो होते हैं, जब मैं सिग्नल बोलूँ मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, वो वोल्टेज भी हो सकता है, वो करंट भी हो सकता है। तो एसी सिग्नल्स का प्रॉब्लम क्या है? एसी सिग्नल्स की वैल्यू 0 से पॉजिटिव, पॉजिटिव से 0, मतलब दे गो अक्रॉस ऑल द वैल्यूज। तो एसी signals, they go through all the possible values between 0 to positive and to negative। बराबर, यहाँ तक क्लियर? अब इमेजिन मेरे पास दो वोल्टेजेस है, मैं पहले एक वोल्टेज और एक करंट दिखा रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास दो वोल्टेजेस है। मान लो मेरे पास तीन वोल्टेजेस है, मतलब मेरे पास तीन अलग अलग वोल्टेज के सोर्स है, जो तीनों ही मेरे को अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं। राइट, तो कंपेयर करने के लिए अगर आपको, क्योंकि ऐसे सर्किट्स है जहां पे आपको सिग्नल की क्वालिटी कंपेयर करनी पड़ सकती है, तो आपको करना क्या है, आपके पास अलग अलग सप्लाई था और आपको अलग अलग सप्लाई के सिग्नल्स को कंपेयर करना था। तो कंपैरिजन के लिए हमको एक पैरामीटर चाहिए। ऐसे पैरामीटर तुमको पूरे फिजिक्स से बुक में बहुत जगह पे मिलेंगे, हमने ऑलरेडी यूज किए हैं। डू यू रिमेम्बर एफिशिएंसी ऑफ इंजन? क्या था? वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। फिर हम लोग बोलते थे कि इफिशियंसी की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना इंजन अच्छा है। मतलब अगर मुझे दो इंजन को कंपेयर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? एफिशिएंसी पैरामीटर यूज करूंगा। अगर मुझे दो रेफ्रिजरेटर को कंपेयर करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो फिजिक्स के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में तुमको ऐसे पैरामीटर मिलते रहेंगे जो तुमको नॉर्मली सिर्फ कंपैरिजन के लिए लगने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो एवरेज या मीन वैल्यू है, इसका भी पर्पस वही है। सिर्फ पर्पस यहाँ पे है कि दो सिग्नल्स को कंपेयर करना है। अगर मेरे पास दो सोर्स है, दो अलग अलग सोर्स है मेरे पास ईएमएफ के, तो मुझे कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा सोर्स अच्छा है। राइट, तो मुझे उसके लिए एक पैरामीटर चाहिए, तो हम लोग वो पैरामीटर को बोलते हैं एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। राइट, अब जब तुम एवरेज या मीन वैल्यू, दो, एक्चुअली दो पैरामीटर यूज करते हैं हम लोग, बताऊंगा कौन सा कहाँ पे। एक तो एवरेज या मीन वैल्यू, दूसरा होता है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। अब ये दोनों का डेफिनेशन अलग है, दोनों का पर्पस भी अलग है, और दोनों में मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा, बाकी सब सेम है।
अब प्रॉब्लम ये हो गया ना कि मेरे को एवरेज वैल्यू चाहिए। मुझे एवरेज वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे 3 सिग्नल्स, 4 सिग्नल्स, 5 सिग्नल को कंपेयर करना है। मैं पहले एक सिग्नल के लिए एवरेज को डिफाइन कर लेता हूँ। जब तुम एवरेज को डिफाइन करते हो तो तुम कभी भी, तुमको पता है ये एंगल कितना था? 0। ये कितना था पता है? मतलब पाए। ये कितना था? 2 पाए। 0 से पाए को बोलते हैं हाफ साइकिल, पाए से 2 पाए को बोलते हैं नेक्स्ट हाफ साइकिल। तो जब तुम एवरेज डिफाइन करते हो एसी सिग्नल्स में, तो तुम एवरेज फुल साइकिल पे लेते ही नहीं, तुम लेते हो हाफ साइकिल। कैन यू गेस द रीजन? क्यों हाफ साइकिल? व्हाई हाफ साइकिल, व्हाई नॉट फुल साइकिल? व्हाट इज एवरेज ऑफ +1 एंड -1? व्हाट इज एवरेज ऑफ +2 -2? व्हाट इज एवरेज ऑफ +3 -3? व्हाट इज एवरेज ऑफ +1 +2 +3 -1 -2 -3? तो अगर हाफ साइकिल में पॉजिटिव है और हाफ साइकिल में नेगेटिव, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 0। तुमने बोला ना 0, सही बोला, गलत नहीं है। अब मेरे को बताओ, मेरे पास 3 सिग्नल्स थे, तीनों सिग्नल्स का फुल साइकिल पे एवरेज कितना है? 0 है। तो कंपेयर क्या कर रहे हो फिर? मैंने 3 सिग्नल लिए, बोला चलो मुझे कंपेयर करना है, मैं फुल साइकिल पे एवरेज लेता हूँ, वो तीनों 0 आने वाले थे, वो क्या पता लगेगा उससे? तो दैट इज व्हाई एवरेजेस आर नॉर्मली टेकन ओवर हाफ साइकिल, क्योंकि ओवर अ फुल साइकिल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीक वैल्यू, सिग्नल का पीक वैल्यू क्या था क्या नहीं था वो छोड़ दो, लेकिन एवरेज क्या आने वाला है? 0। तो रिमेंबर दिस, averages of AC signals over a full cycle, average of AC signal, मैं सिग्नल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं करंट वोल्टेज कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो एवरेज ऑफ AC सिग्नल over a full cycle is always 0, is always 0, and therefore average of AC signal is always defined, is always defined over half cycle, is defined over half cycle। तो हम लोग एवरेज को हमेशा डिफाइन करेंगे हाफ साइकिल पे, मतलब 0 से कहां तक? पाए तक। 0 से पाए हाफ साइकिल था ना, 0 से 2 पाए फुल साइकिल था। तो तुम 0 से पाए डिफाइन कर लो, तुम पाए से 2 पाए डिफाइन कर लो, तुम 2 पाए से अगला पाए/2, मतलब 3 पाए/2 चलता है, जो भी वैल्यू है ना, नॉट 3 पाए/2, वट एवर इट इज, 3 पाए, 0 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए। तो 0 से पाए, पाए से 2 पाए, 2 पाए से 3 पाए, सब चलता है। गुड। थोड़ा सा नोटेशन में भी डिफरेंस है, तो नोटेशन का भी समझ लो। देखो अभी क्या है, मैथ्स में और फिजिक्स में अलग अलग जगह पे, खासकर फिजिक्स में अलग अलग जगह पे एवरेज का नोटेशन भी अलग है। तुम कई जगह पे एवरेज लिखते हो A बार, लिखते हो ना ऐसा, मीन दिखाने के लिए क्या लिखते हो? A बार। कहीं पे लिखते हो AN। क्यों? क्योंकि A बार का मतलब वेक्टर भी हो सकता है। कहीं पे लिखते हो AM, AM मतलब A, मीन ऑफ A। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इन जनरल, लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट के बीच में लिखना पड़ता है टू इंडिकेट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट एवरेज। तो ऐसा कुछ लिखा हो तो डरना मत, नॉर्मल एवरेज है। ओके। और आपको पता है ई क्या है? E0 sin ω t। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीक वैल्यू? मैक्सिमम। मैक्सिमम और मिनिमम इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट ऑफ, व्हाट इज एवरेज ऑफ कांस्टेंट? व्हाट इज एवरेज ऑफ 2? 2। व्हाट इज एवरेज ऑफ 3? 3। तो कांस्टेंट का एवरेज उतना ही होता है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का एवरेज कितना है? उतना ही, बाहर निकालो इसको। तो कांस्टेंट ना हमेशा इंटीग्रेशन के, डेरिवेटिव के, लिमिट्स के, एवरेज के बाहर। आ गया बाहर? अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है मैथ्स। हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेजेस इन जनरल? नहीं, इंटीग्रेशन छोड़ दो, मेरे को सिंपल लैंग्वेज में बताओ। मुझे अगर 5 नंबर तुमको दे दिए मैंने, 1 2 3 4 5, एड ऑल दिस नंबर डिवाइड बाय 5, ऐसा करते हैं, राइट? अगर मेरे पास नंबर्स कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 1.001, 1.002, 1.003, 1.004 अप टू 5, तो एडिशन को क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन। बराबर। तुमने क्या बोला? एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स।
मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द नंबर। ये E0 बाहर बैठा है, इसको बाहर ही रख दो, बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द नंबर्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। अब थोड़ा सा और केयरफुल रहना है, इसके भी दो मेथड्स है, बुक में एक है, मैं यहाँ दूसरा बता रहा हूँ। वहां पे थीटा है, थीटा। अगर तुम यहाँ, चलो पहले वो बता देता हूँ, फिर कल हम लोग ओमेगा टी पे कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर तुम यहाँ थीटा लिख रहे हो, थीटा लिख रहे हो, तो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन है, थीटा। और तुम एवरेज किस पे ले रहे थे, हाफ साइकिल पे, 0 से पाई। अगर तुमने गलती से इधर ओमेगा टी लिखा होता, तो साइन ओमेगा टी डी टी, और 0 से t/2, क्योंकि एक साइकिल का पीरियड होता है टी, तो आधे का कितना हो गया। हाँ, तो उससे भी आंसर वही आएगा। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। डिवाइड बाय, टू डिवाइड बाय एवरेज क्या करते हो, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो ये तो सम कर लिया तुमने। डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 में टोटल नंबर कितना था, 5, बराबर, करेक्ट। 1 to 10 में टोटल नंबर कितना है, 10। 1 to 20 में 20। तो 0 से पाई में टोटल एंगल कितना है, तो डायरेक्टली पाई लिखो, चलता है। लेकिन क्या है, वो बुक को थोड़ा सा स्टाइलिश लिखना होता है ना, तो ऐसा बोलते हैं इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से पाई। डरा के रखा है फालतू का, दिस इज नॉनसेंस। अभी क्या करेंगे, है तो है, बताना पड़ेगा। और E0, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 to पाई अपॉन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, थीटा 0 to, ओके। अगर मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया, हाँ, पाई टू, ये क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस, तो क्या आ गया, तो मैंने भी तो वही बताया था, डायरेक्टली पाई लिख दी। और अगर अगर तुमने अगर तुमने 0 से t/2 लिखा है, तो वहां पे डायरेक्टली t/2 आएगा। अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन का वेरिएबल टाइम है, तो नीचे t/2 आएगा। वेरी गुड, गुड। तो दिस इज इक्वल टू E0 बाय पाई, ये पाई हो गया। कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ पाई, तो E0 बाय पाई 1 माइनस ऑफ माइनस, मतलब 2 E0 बाय पाई, और 2/पाई की वैल्यू होती है 0.637, बराबर। तो एवरेज वैल्यू इज 0.637 ऑफ पीक वैल्यू, करेक्ट। ये तो हमने निकाला EMF का एवरेज। अगर हमने करंट पे भी एवरेज किया होता, तो भी सेम आता। तो करंट का एवरेज क्या आता, 0.637। अब अगर मुझे दो सिग्नल्स को कंपेयर करना है, नॉर्मली क्या होता है, सिग्नल्स के आपको पीक वैल्यू दिए होते हैं, बैटरी पे ही लिखा होता है, वो सप्लाई पे लिखा होता है बेसिकली। सपोज मेरे पास दो सप्लाई है, उसके ऊपर लिखा है, एक के ऊपर लिखा है 10 वोल्ट, दूसरे के ऊपर लिखा है 20 वोल्ट, लेकिन वो AC सोर्स है, तो 10 और 20 मतलब क्या बोलना चाहते होंगे वो, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज पीक वैल्यू है। तो अगर मेरे पास एक सिग्नल का पीक वैल्यू 10 है, 10, तो उसका एवरेज क्या हो गया, 0.67 इंटू 10 मतलब 6.37 है, और दूसरे का 100 है पीक वैल्यू। तो कंपेयर कर लिया आपने, किससे कंपेयर कर लिया, मीन वैल्यू से। तो मीन वैल्यू कहाँ यूज करोगे, टू कंपेयर क्वालिटी ऑफ द टू सिग्नल्स। क्लियर यहाँ तक। अगला अभी कल देखना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो विल स्टॉप हियर।